आज की इतिहास वार्ता में आप सभी का स्वागत है। हम भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रारंभिक जो आंदोलन की शुरुआत हुई उसके बारे में हम बात करेंगे कि वर्धा प्रस्ताव किस प्रकार पारित हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। आंदोलन की योजना महात्मा गांधी ने बताई थी, जिसकी जानकारी कम स्थलों पर मिलती है। हरिजन नामक पत्र में इसका लेख आया था कि आंदोलन की क्या योजना थी। विभिन्न चरण भी निर्धारित किए गए थे, किंतु इसकी जानकारी जनता को प्राप्त नहीं हो पाई थी, जिसके कारण स्वतः स्फूर्त यह आंदोलन चल पड़ा था। इस पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था गांधी जी के द्वारा, वर्धा प्रस्ताव से हम शुरुआत करते हैं। किस प्रकार शुरुआत हुई, प्रस्ताव किस प्रकार हुआ। गांधी जी के द्वारा हरिजन नामक पत्र में लिखा गया, मैंने बहुत प्रतीक्षा की कि विदेशी शासन को हटाने के लिए देश अहिंसात्मक शक्ति पैदा करे, परंतु अब मेरा विचार बदल गया है। मैं सोचता हूँ कि मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, और प्रतीक्षा का अर्थ होगा विनाश की प्रतीक्षा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि खतरों पर भी लोग गुलामी का विरोध करें। गांधी जी द्वारा व्यक्त किए गए यह विचार बड़े परिवर्तन के संकेत थे। अब तक वो केवल अहिंसा की बात करते थे, कोई ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते थे जिसका अर्थ दोहरा हो, किंतु अब उन्होंने यह प्रयोग शुरू किया। उनके विचारों में परिवर्तन के स्पष्ट संकेत थे। अंग्रेजों के विरुद्ध जन आक्रोश था, और महात्मा गांधी इस आक्रोश का उपयोग एक बड़े आंदोलन के रूप में करना चाहते थे। जुलाई 1942 में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक वर्धा में आयोजित हुई। इस बैठक में गांधी जी के विचारों का समर्थन हुआ तथा अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए प्रस्ताव की आवश्यकता महसूस की गई। 14 जुलाई को कार्य समिति ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस की यह इच्छा नहीं है कि मित्र राष्ट्रों के कार्यों में कोई बाधा पहुंचे, बल्कि इससे जापान के विरुद्ध प्रतिरोध में और वृद्धि होगी। यह भी कहा गया कि यह अपील यदि बेकार गई तो कांग्रेस को अपनी अहिंसा शक्ति का अनिच्छापूर्वक प्रयोग करना पड़ेगा। ये वर्धा प्रस्ताव में ये बातें निहित थीं। नेताओं के संकेत हमें लगातार इस वर्धा प्रस्ताव के बाद मिलने लगे थे। उसके बाद यह भावना प्रसारित हुई थी, वर्धा प्रस्ताव या वर्धा में जो कांग्रेस कार्य समिति के, अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य इकट्ठे हुए थे, उससे यह प्रचारित होना शुरू हो गया कि कोई बड़ा आंदोलन कांग्रेस प्रारंभ करने वाली है, किंतु इसकी शीघ्र घोषणा नहीं हुई। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम दो धारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर भी हो सकती है, लेकिन हम क्या करें, विवश हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में कहा था, हमें इस बार गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार सरदार पटेल ने मुंबई में कहा कि इस बार थोड़े दिनों का किंतु बड़ा भयानक आंदोलन होगा, किंतु ये बड़ा भयानक होगा। इस तरह के इन नेताओं ने यह स्पष्ट संकेत देना प्रारंभ कर दिया था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है। इसके संकेत मिल रहे थे, लेकिन स्पष्ट घोषणा कुछ भी नहीं की गई। भारत छोड़ो प्रस्ताव, वर्धा प्रस्ताव के पश्चात 7 एवं 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके पहले गांधी जी खुले विद्रोह की घोषणा कर चुके थे। इस दिन भारत छोड़ो का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने पारित किया। इस प्रस्ताव की मूल बातें इस प्रकार थीं। भारत में ब्रिटिश शासन का तात्कालिक अंत भारत के लिए और मित्र राष्ट्रों के आदर्श की पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत की स्वतंत्रता से ही ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों की परीक्षा होगी, और एशिया तथा अफ्रीका की जातियों में आशा और उत्साह भर जाएगा। इस प्रकार इस देश में ब्रिटिश शासन के अंत होने की तत्काल आवश्यकता है।
इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य और स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है। स्वतंत्र भारत अपने समस्त विशाल साधनों को स्वतंत्रता के पक्ष में और नाजीवाद, फाशिस्टवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध लगाकर इसकी सफलता को सुनिश्चित कर देगा। इस लंबे प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य को समाप्त करके भारत को स्वतंत्र कर देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसी प्रस्ताव में स्वतंत्रता पश्चात की भावी योजनाओं की भी घोषणा की गई थी। प्रस्ताव में स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से गांधी जी के नेतृत्व में एक विशाल अहिंसात्मक आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। आंदोलनकारियों को एकजुट, अनुशासित, अहिंसात्मक बने रहने हेतु निर्देश दिए गए। यद्यपि महात्मा गांधी लगातार अहिंसक होने की बात कह रहे थे, किंतु उनके शब्द जो थे वो शब्द कुछ अलग संकेत कर रहे थे और उसका निहितार्थ जनता ने अपने ढंग से स्वीकार किया था। करो या मरो नाम से ही बोले जाने से ही स्पष्ट हो जाता है कि मरे क्यों। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और अहिंसात्मक ढंग से कर रहे हैं, लाठी चार्ज होता है, गोली चालन होता है, तो आपको पीछे नहीं हटना है। लेकिन उसके साथ करो भी, केवल मरो अगर कहा जाता तो उसका अर्थ स्वाभाविक था कि आपको अहिंसात्मक ढंग से चुपचाप खड़े रहना है, लेकिन करना भी है। तो उसका संकेत जनता ने अलग ढंग से लिया। महात्मा गांधी का भाषण देख लेते हैं और आंदोलन की योजना और उसके बाद सरकारी दमन तुरंत शुरू किया गया, उसे देखते हैं। गांधी जी ने अपने भाषण में संदेश दिया कि एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देता हूँ। उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और अपनी सांस सांस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वह मंत्र है, करो या मरो। या तो हमें भारत को आज़ाद करेंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अब कोशिश क्या करेंगे आप? कोशिश करना यानी कुछ करना है आपको, ये संकेत मिलता है। या फिर अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जीवित नहीं रहेंगे। गांधी जी ने 70 मिनट तक कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था और इसी भाषण में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। पट्टाभी सीतारमैया लिखते हैं, महात्मा गांधी देवदूत की तरह बोले। जो दैवी शक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने बोला, उनकी जबान से मानो आग बरस रही थी जो अपनी ज्वालाओं से सबको पवित्र करती जा रही थी। आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो चुका था, किंतु महात्मा गांधी वायसराय से एक बार बात करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इसका अवसर ही नहीं दिया। गांधी जी ने अपने भाषण में विभिन्न वर्गों को निर्देश दिए थे। सरकारी कर्मचारियों से कहा गया था कि वह नौकरी न छोड़ें परंतु कांग्रेस के प्रति निष्ठा व्यक्त करें। सैनिकों को उन्होंने अपने देशवासियों पर गोली चलाने के आदेशों की अवज्ञा करने को कहा था। नरेशों को उन्होंने भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। देशी रियासतों की जनता से कहा गया कि वे नरेशों का नेतृत्व तभी स्वीकार करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। 7 अगस्त 1942 को ही महात्मा गांधी ने कार्य समिति को निर्देश दिए थे। इनमें किसानों से मालगुजारी न देने, काश्तकारों से जमीनों को जोतते रहने आदि के निर्देश थे। कांग्रेस कार्य समिति के समक्ष महात्मा गांधी के द्वारा 13 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। यह कार्यक्रम इस प्रकार था, ये हरिजन नामक पत्र में प्रकाशित हुआ था 9 तारीख को। कांग्रेस के जो 13 सूत्रीय कार्यक्रम था, 13 बिंदु थे जो महात्मा गांधी ने कहा था, वो यद्यपि उस समय स्पष्ट नहीं हुआ, बाद में स्पष्ट हुआ। इसमें कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी होने पर उसके खिलाफ पूरे देश में हड़ताल की जाए जो शांतिपूर्ण हो। दूसरी बात थी, भारत छोड़ो प्रस्ताव को सारे देश में पहुंचाने के लिए स्थान स्थान पर सभाएं की जाएं और सभाओं पर किसी प्रकार की रोक लगाई जाए तो जनता इसका विरोध करे। हमारा उद्देश्य अहिंसात्मक और असहयोग आंदोलन चलाना है। चौथी बात थी, नमक बनाने पर किसी प्रकार की रोक का विरोध करेंगे क्योंकि हमारे जीवन में नमक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पांचवी बात थी, सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारी अपना इस्तीफा दें और जो इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं वह भी सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करें। नौकरी के बारे में स्पष्ट कर दिया गया था कि सभी कर्मचारी इस्तीफा दे दें
यदि वे नहीं देना चाहते हैं तो भी सरकार की जो आज्ञा आती है उसका पालन न करें, उसका उल्लंघन करें। छात्रों को इस आंदोलन में महत्वपूर्ण और मुख्य भूमिका अदा करनी है। छात्र शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर असहयोग आंदोलन के माध्यम से देश की स्वतंत्रता की दिशा में प्रयत्न करेंगे तथा नेताओं को बंदी बना लिए जाने पर छात्र उनके स्थान पर आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। ये अपेक्षा गांधी जी ने की थी कि अगर नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, उनको पूरी आशंका थी, इसलिए वो बार बार इसकी बात कर रहे थे कि नेता अगर गिरफ्तार हो जाएं तो विद्यार्थी नेतृत्व करें। सभी सैनिक पहले अपने को कांग्रेसी माने और उन कार्यों को करने से इनकार करें जिनको करने की उनकी आत्मा गवाही नहीं देती है। यानी सैनिकों को भी कहा गया कि वे अपनी आत्मा की आवाज पर कार्य करें, न कि अंग्रेजों के आदेश पर, ऑफिसर्स के आदेश पर। भारतीय देसी राजाओं को भी भारत के इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहिए। अपील की गई देसी राजाओं से कि वे भी इस संग्राम में हिस्सेदारी करें। महिलाओं को भी इस अहिंसात्मक और असहयोग आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। भाग लेना चाहिए, ऐसा अपील, ऐसा निर्देश दिया गया। देश के सभी नागरिक, स्त्री और पुरुष करो या मरो को अपने जीवन का लक्ष्य बना लें। इससे प्रत्येक व्यक्ति में स्वतंत्रता और उसके प्रति बलिदान देने की भावना का विकास होगा। बार बार करो और मरो का नारा बताया जा रहा था, यानी वो कह कुछ रहे थे और निर्देश कुछ दे रहे थे, ऐसा उनकी बातों से प्रतीत होता था। और यही अर्थ जनता ने निकाला था कि करो या मरो, कुछ करना है और करते हुए मर जाना है, ये अर्थ उसका लिया गया और इसीलिए ये आंदोलन हिंसात्मक हुआ था। देश की सभी जाति, धर्म और वर्ग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी इस आंदोलन में हिस्सेदारी करें, इसमें भाग लें। यानी एकता चाहते थे, सभी धर्म में एकता के साथ यह आंदोलन चले। 12वीं बात थी गांधी जी के बंदी हो जाने पर। उनको पता था कि उनको बंदी बना लिया जाएगा। प्रत्येक भारतीय इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा। पहले उन्होंने विद्यार्थियों के लिए कहा कि वो नेतृत्व करेंगे, अब उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा। सभी को स्वतंत्र कर दिया कि आपको नेतृत्व करना है। देश के सभी लोगों को चरखा चलाना चाहिए, जिससे भारत की स्वतंत्रता मजबूत होगी। चरखे पर उन्होंने जोर दिया। 9 अगस्त 1942 के हरिजन के अंक में इस 13 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रकाशित किया गया था। इसके अतिरिक्त आंदोलन के 6 चरणों की बात भी महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी। ऐसा उल्लेख हरिजन पत्र में 9 अगस्त के अंक में प्राप्त होता है। प्रथम चरण में बताया गया कि आंदोलन को रोकने वाले सभी आदेशों का उल्लंघन किया जाए। गांधी जी को पता था कि आंदोलन को रोकने का प्रयास सरकार करेगी। नमक बनाना आवश्यक, सभी लोग प्रथम चरण में नमक बनाएंगे। गैर कानूनी सभाओं में भाग लेना, जिनको गैर कानूनी घोषित किया जाएगा उन सभाओं में भी लोग भाग लें, ये प्रथम चरण में होगा। द्वितीय चरण में विद्यार्थी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार कर दें, स्कूल कॉलेज छोड़ दें। वकील अदालतों का बहिष्कार कर दें, पैरवी न करें वकील। जज अदालत छोड़ दें। सभी सरकारी कर्मचारी अपना पद त्याग कर दें। इस तरह से 4 बातें द्वितीय चरण में करने की बात कही गई। तृतीय चरण में मजदूर वर्ग हड़ताल करे। चतुर्थ चरण में विदेशी वस्त्र तथा अन्य सामग्रियों का बहिष्कार कर दिया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो। साथ में स्वदेशी स्वाभाविक रूप से चलता। शराब की दुकानों का बहिष्कार किया जाए, पिकेटिंग की जाए, उनको बंद कराया जाए। विदेशी मुद्रा का व्यापार में बहिष्कार हो, जो विदेशी मुद्रा, पाउंड और उससे संबंधित जो पेंस आदि हैं उनका प्रयोग बंद कर दिया जाए, स्वदेशी मुद्रा में व्यापार का प्रचलन हो। पंचम चरण, इस चरण में कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर न तो रोक लगाई गई और न ही उन्हें करने या मानने की सलाह ही दी गई। इस तरह के जो मुद्दे थे इस प्रकार थे: गाड़ियां रोकना, ट्रेन और गाड़ियां रोकना, बिना टिकट के सफ़र करना ट्रेनों में, टेलीफोन तथा टेलीग्राफ के लाइनों को काटना। ये मुद्दे जरूर बताए गए, लेकिन इस पर क्या करना है इस पर कोई निर्देश नहीं दिया गया। इन्हीं सब बातों से गांधी जी के संकेत स्पष्ट रूप से दिखते थे। नहीं तो इन चीज़ों को उल्लेख की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि इनको तो करना ही नहीं था।
लेकिन उन्होंने इसके संबंध में केवल उल्लेख करके छोड़ दिया कि क्या करना है, ये जनता के विवेक के ऊपर छोड़ा गया। पंचम चरण में बातें कही गई। षष्ठम चरण में कर न देना अंतिम में रखा गया था कि इतने तक न चले तो षष्ठ चरण में कर देने की मनाही की जाए। सेना को रोका जाए कि सेना युद्ध न करे, आंदोलन या दमन न करे, आंदोलनकारियों के बंदी बनाए जाने पर भी आंदोलन को जारी रखा जाए, जो नेता हैं वो गिरफ्तार हो जाएं तो भी आंदोलन चले। परंतु इसके पहले के निर्देश जारी किए जाते, जनता तक ये संदेश पहुंचता, कांग्रेस द्वारा आंदोलन प्रारंभ होता, सरकार ने कठोर कार्यवाही की। 8 अगस्त को ये बातें की गई थीं। 9 अगस्त को प्रातः महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू तथा कार्य समिति के अन्य सदस्यों को बंदी बनाकर उस समय अज्ञात स्थान में भेजा गया। आगे चलकर तो स्पष्ट हो गया कि कहाँ गए थे, किंतु उस समय कहाँ भेजा गया यह स्पष्ट नहीं हुआ। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और उसके कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया। कांग्रेस की संपत्ति को जब्त किया गया। प्रदर्शन और सभा पर प्रतिबंध लगाया गया। आंदोलन का स्वरूप यद्यपि अहिंसक था, परंतु फिर भी हजारों कार्यकर्ताओं को बंदी बनाकर जेल भेज दिया गया। इस तरह सरकार की उत्तेजनात्मक कार्यवाही से जनता और कांग्रेस स्तब्ध रह गए। महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को पुणे के आगा खां महल में बंदी बनाया गया था, जो बाद में जाकर स्पष्ट हुआ। कार्य समिति के कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के जो कार्य समिति के सदस्य थे, उनको अहमदनगर की जेल में बंद किया गया था। सभी प्रांतों में गिरफ्तारियां की गई थी। इस तरह से अब आंदोलन प्रारंभ होता है। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था। जो नेता गिरफ्तारी से बच गए थे उनमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आशफ अली, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, आर.पी. गोयनका, बीजू पटनायक आदि प्रमुख थे। उनके द्वारा आंदोलन का भूमिगत रहकर सराहनीय नेतृत्व किया गया, अन्यथा इनको भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसलिए इन्होंने भूमिगत होकर अपना आंदोलन चलाया था। आंदोलन का नगरों में प्रसार हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले नगरों में विस्तारित हुआ। हड़ताल, प्रदर्शन, सभाओं का आयोजन हुआ। 9 से 14 अगस्त तक मुंबई में आंदोलन केंद्रित रहा। मुंबई में हजारों लोग ग्वालिया टैंक की ओर चल पड़े, जहां आम सभा आयोजित होनी थी। इस स्थान पर जहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो का आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, ग्वालिया टैंक में जनता तथा सरकारी अधिकारियों और पुलिस के बीच यहीं पर टकराव हुआ। कोलकाता में 10 से 14 अगस्त तक हड़ताल आयोजित की गई। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद, इलाहाबाद आदि स्थानों पर भी हड़तालों का आयोजन हुआ। सभाएं आयोजित हुईं, प्रदर्शन आयोजित किए गए। दिल्ली में हिंसक संघर्ष हुआ, जिसमें जान और माल की भारी क्षति हुई। अहमदाबाद में कपड़ा मिलों की हड़ताल 3 महीने से अधिक समय तक चलती रही। इसके पश्चात आंदोलन का प्रसार जो है वो नगरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हो गया। बनारस, पटना, कटक जैसे नगरों के आंदोलन हेतु जो विद्यार्थियों का समूह था यहाँ का, वह ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। आंदोलनकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर संचार व्यवस्था को नष्ट किया। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन में खुलकर भागीदारी की। कृषकों ने तहसील और जिला केंद्रों पर एकत्र होकर सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले किए। अनेक स्थानों पर भीड़ ने पुलिस थानों, अदालत की कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण किया। सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा लहरा दिया गया। पुल, टेलीफोन तार लाइनों को काट दिया गया, क्षतिग्रस्त किया गया। सरकार के द्वारा दमन के सभी तरीकों का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई, लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारियां की गईं, किंतु आंदोलन शिथिल नहीं हुआ। बिहार तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में 2 सप्ताह तक तिरहुत संभाग में सरकार का नामो निशान न रहा। पटना, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण में आंदोलन केंद्रित रहा। पटना, भागलपुर, मुंगेर, नदिया, तामलुक, उड़ीसा के तलचर में सरकार ने गोलीबारी के लिए हवाई जहाज का प्रयोग किया। मार्शल लॉ लगाकर सरकार जितना कठोर दमन कर सकती थी उतना उसने किया। मध्य प्रदेश में भी आंदोलन चला था। भूमिगत आंदोलन
इस आंदोलन की विशेषता थी सरकार के दमन चक्र के तीव्र होने पर भूमिगत आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रमुख नेता अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, आरपी गोयनका, बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण थे। भूमिगत आंदोलन मुंबई, सतारा, पुणे, गुजरात के कई हिस्सों में, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, संयुक्त प्रांत, बिहार और दिल्ली में सक्रिय हुआ। इस आंदोलन में कांग्रेसी समाजवादियों की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही, किंतु अन्य ने भी इसमें हिस्सेदारी की। व्यापारियों ने गोपनीय धन देकर, विद्यार्थियों ने संदेश वाहक का कार्य करके सहयोग किया। समाज के सभी वर्गों ने भूमिगत आंदोलनकारियों को छिपने के लिए स्थान उपलब्ध कराए। इन भूमिगत आंदोलन में संचार व्यवस्था तथा परिवहन के साधनों को अस्त व्यस्त करने का कार्य किया। पुलों को तोड़ा गया, टेलीग्राफ और टेलीफोन के तारों को काटना, रेल पटरी को उखाड़ना आदि कार्यक्रम इनके मुख्य रूप से थे। सरकार लगातार कठिनाइयों में आती रही, जनता का मनोबल ऊंचा होता रहा, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इस कारण इन भूमिगत आंदोलनकारियों ने गुप्त रेडियो प्रारंभ किया। यह कार्य राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता ने मुख्य रूप से किया। गुप्त रेडियो का प्रसारण मद्रास तक सुना जा सकता था। मुंबई शहर के विभिन्न भागों में प्रसारित होने वाले कांग्रेस के गुप्त रेडियो से नवंबर 1942 तक प्रसारण किया जाता रहा। इस तरह भूमिगत आंदोलन चला। समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि कुछ स्थलों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। अगस्त 1942 में पूर्वी संयुक्त प्रांत के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में प्रथम समानांतर सरकार की स्थापना की गई। चित्तू पांडे के द्वारा वहां के कलेक्टर के समस्त अधिकारों का प्रयोग स्वयं किया गया। इसी प्रकार 17 दिसंबर 1942 को बंगाल के मिदनापुर की तामलुक में जातीय सरकार बनाई गई, जो सितंबर 1944 तक कार्य करती रही। महाराष्ट्र के सतारा में दीर्घकालिक एवं प्रभावी समानांतर सरकार स्थापित रही, जिसकी स्थापना Y.V. चौहान ने की थी। नाना पाटिल भी इसके प्रमुख सदस्य के रूप में थे। आंदोलन पर जो सरकारी रिपोर्ट आती है, जो आंकड़े हैं, इस आंदोलन पर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 250 रेलवे स्टेशनों को क्षति पहुंचाई गई, 500 डाक खानों पर हमला किया गया था, 150 स्थान पर आक्रमण किया गया था। बड़े नगरों में मजदूरों ने हड़ताल की थी। 1943 में भारत सरकार के युद्ध सदस्य मैक्सवेल ने जो आंकड़े दिए, उसके अनुसार 538 बार पुलिस ने गोली चलाई, 950 व्यक्ति मारे गए, 1360 या 1360 लोग घायल हुए, 60,229 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अंबा प्रसाद लिखते हैं कि गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या 10,000 से 40,000 के बीच थी। कांग्रेस का अनुमान था कि 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे। आंदोलन में असहयोग बहुत सारे दलों ने किया, लोगों ने किया। साम्यवादियों ने प्रयास किया कि मजदूर आंदोलन न करें। कांग्रेस से आग्रह किया कि आंदोलन वापस ले। जिन्ना की पाकिस्तान की मांग का भी उन्होंने समर्थन किया था। साम्यवादियों ने, साम्यवादियों की नीति भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में थी। मुस्लिम लीग के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया गया तथा सरकार की सहायता की गई। मोहम्मद अली जिन्ना भी इस आंदोलन के विरोधी थे। उन्होंने मुसलमानों को इस आंदोलन से दूर रहने की अपील की थी तथा सरकार का सहयोग किया था। उनके अनुसार यह आंदोलन बहुत खतरनाक आंदोलन था। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी पर प्रसन्नता भी व्यक्त की थी। हिंदू महासभा के अध्यक्ष वीर सावरकर ने भी हिंदुओं को इसमें भागीदारी न करने का परामर्श दिया। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दलितों को इस आंदोलन से पृथक रहने और आंदोलन को अनुत्तरदायित्वपूर्ण एवं पागलपन कहा था। सिख इस आंदोलन से पृथक रहे और इसकी निंदा भी उन्होंने की। इस तरह विभिन्न नेताओं, वर्गों और समूहों के द्वारा आंदोलन में असहयोग किया गया या उसका विरोध किया गया। आंदोलन में गुप्त सहयोग भी प्राप्त हुआ, गोपनीय सहयोग प्राप्त हुआ। व्यवसायियों ने, उद्योगपतियों ने, सरकारी कर्मचारियों ने, पुलिस ने, सेना ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, इन सब ने गोपनीय रूप से सहायता की थी, सूचनाएं दी थीं, बच निकलने में सहयोग किया था, शरण दिया था, आर्थिक मदद भी प्रदान किया था। इस तरह समर्थन बहुत व्यापक था। 10 फरवरी 1943 से महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास प्रारंभ किया था। सरकार महात्मा गांधी पर दबाव डाल रही थी कि वह हिंसा की आलोचना करे, लेकिन महात्मा गांधी ने सरकार के उत्तेजक कार्यवाहियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। जब उपवास उन्होंने शुरू किया, प्रदर्शन, हड़ताल
और सभाओं के द्वारा उसका विरोध किया गया। गांधी जी इसलिए उपवास कर रहे थे कि अनावश्यक रूप से उनको जेल में रखा गया था 6 महीने से। पूरे देश में गांधी जी की रिहाई की मांग की गई। विदेश में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई। सरकार पर बहुत दबाव पड़ा। कार्य परिषद के सदस्यों ने, जो वायसराय के कार्य परिषद के सदस्य थे, MS एनी, HP मोदी तथा NR सरकार ने त्यागपत्र दिया। वायसराय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सरकार द्वारा गांधी जी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की स्थितियों की तैयारी की गई कि आधा दिन सरकारी कार्यालय में छुट्टी होगी। उनकी मृत्यु के पश्चात अंतिम क्रिया कहाँ कैसे की जाएगी, भस्म को ले जाने के लिए विमान की तैयारी की गई, किंतु उन्हें रिहा नहीं किया गया। गांधी जी ने 21 दिनों का उपवास 3 मार्च को पूर्ण कर लिया। 10 फरवरी को प्रारंभ किया था। गांधी जी को उस समय रिहा नहीं किया गया, किंतु उनके बीमार होने पर दबाव में आकर डर कर सरकार ने 6 मई 1944 को उन्हें रिहा कर दिया। इस तरह से आंदोलन धीरे धीरे शिथिल होता गया। 31 अगस्त 42 को वायसराय ने प्रधानमंत्री चर्चिल को लिखा था, मैं यहाँ एक ऐसे विद्रोह का सामना करने में लगा हूँ जो 1857 के बाद सबसे भयावह विद्रोह है, जिसकी गंभीरता को हमने सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से अब तक दुनिया से छिपाए रखा है। इस तरह आंदोलन भीषण रूप से चल रहा था तथा उसका दमन भी इसी प्रकार किया जा रहा था। दुर्गादास ने लिखा कि सितंबर के अंत तक आंदोलन की रीढ़ टूट चुकी थी। शासन ने दमन के समस्त साधनों का उपयोग करके देश पर एक विक्षिप्त मातमी स्तब्धता ला दी थी। यद्यपि इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा नहीं की गई, माना जाता है कि आंदोलन समाप्त हुआ ही नहीं, धीरे धीरे चलता ही रहा, कई रूपों में चलता रहा भारत की आज़ादी तक। किंतु 1944 तक यह आंदोलन पूरी तरह से समाप्त प्राय हो गया था, शिथिल पड़ चुका था। शेष आगे की वीडियो में हम बात करेंगे।